जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहां पर आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी और आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के लिए साइंस का प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। डेली आपको मिलता रहता है और ये आज का प्रैक्टिस सेट देखें तो ये 5वां नंबर प्रैक्टिस सेट हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो 4 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने किया है, आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, देख लीजिएगा। और दोस्तों, हर एक प्रश्न आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर के मिलेंगे और जितने भी क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है सभी क्या हैं, रुक्मिणी प्रकाशन का जो किताब आता है द प्लेटफॉर्म का, वहाँ से हमने सेलेक्ट किया है। पूरा विश्वास करूँगा कि वीडियो लास्ट तक देखेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और माता सरस्वती का आराधना करके हम लोग यहाँ पर प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने लेते हैं। प्यारे साथियों, आप लोग अपने साथ में पेन और पेपर अवश्य लेकर बैठेंगे। लास्ट में इसमें देखिए टोटल 20 प्रश्न होंगे। लास्ट में आप लोग हमें यह बताइएगा कि इन 20 प्रश्नों में से आपने कितने क्वेश्चन का जवाब दिए हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहले आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिएगा दोस्तों, क्या बोला गया इसमें, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने 2 आवेशित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया है। कौन से वैज्ञानिक हैं, तो इन वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है। ये कौन से वैज्ञानिक हैं प्यारे साथियों, तो इस वैज्ञानिक का नाम है चार्ल्स कूलम्ब। कौन? चार्ल्स कूलम्ब। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कूलम्ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एक बार थम्स अप करके बताएंगे दोस्तों। आवाज़ में अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग एक बार जरूर बताइएगा। चलिए, अब यहाँ पर कुछ और बातें सीख लेते हैं। देखिएगा, कूलम्ब ने अपने प्रयोगों के आधार पर 2 आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के लिए 2 नियम दिए हैं। कितने नियम दिए हैं? 2 नियम दिए हैं। पहला नियम क्या है? 2 आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती होता है। क्या बोला गया है? 2 आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो F है वो क्या होता है? वह है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। क्लियर है? पहला इसने यह नियम दिया। और दूसरा नियम क्या दिया इन्होंने? दूसरा नियम क्या दिया है कि 2 आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी जो बल है F है, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान बीच की दूरी अगर हम R मानते हैं तो R का स्क्वायर हो जाएगा। ये दूसरा नियम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये 2 नियम दिया है। और आगे बात करते हैं हम लोग, और इसी नियम को हम लोग किस नाम से जानते हैं? व्युत्क्रम वर्ग नियम कहलाता है। कूलम्ब का जो नियम है इसी को व्युत्क्रम वर्ग नियम कहते हैं। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? कूलम्ब होता है। आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत धारा कहते हैं। 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब बटे 1 सेकेंड। यानी एम्पियर निकालने का फार्मूला क्या होता है? एम्पियर निकालने का फार्मूला होता है दोस्तों, एम्पियर निकालने का फार्मूला क्या होता है? कूलम्ब बटे सेकेंड। कूलम्ब बटे सेकेंड होता है। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? फैराडे। तो ये सब बातें आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है? क्या बताना है आपको कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो क्या है दोस्तों? धनायन है। क्या है? धनायन है। ठीक है, तो बताइए कौन सा इसमें धनायन होता है। इसमें बताइए आप कौन सा इसमें धनायन होता है दोस्तों। देखिएगा, हाइड्रोक्साइड जो होता है, हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं प्यारे साथियों,
तो यह क्या होता है, OH माइनस होता है, OH माइनस। ये तो रिनायन हो गया, क्लियर, ये तो गलत हो जाएगा। नाइट्रेट की बात किया जाए अगर, नाइट्रेट जो होता है दोस्तों वह है NO3 होता है, क्या होता है, NO3 माइनस होता है, ये भी रिनायन हो गया। कार्बोनेट की बात करें प्यारे साथियों तो यह होता है CO3, इसमें होता है 2 माइनस, क्लियर है, इसमें क्या होता है 2 माइनस होता है दोस्तों, तो ये भी रिनायन है। लेकिन अमोनिया की हम बात करें प्यारे साथियों, अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH4 होता है और इस पे प्लस चार्ज होता है। तो क्या पूछा है, धनायन कौन सा है, तो अमोनिया क्या होता है, धनायन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, इसमें बताइए कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत हो तो दोस्तों आप लोग हमें बता सकते हैं। चलिए इसमें कुछ बातें आप लोग यहाँ पर देखते हैं। अमोनिया नाइट्रेट अमोनिया नाइट्रोजन का एक अस्थाई हाइड्राइड है। यहाँ यहाँ पर हमने जो बात किया है दोस्तों, अभी हमने आपको जो यहाँ पर दिया है बताया है, यही बातें यहाँ पर भी है, ठीक है। देखिए सर्वप्रथम 1974 में प्रिस्टले ने अमोनिया क्लोराइड तथा लाइम के मिश्रण को गर्म करके अमोनिया गैस प्राप्त किया था। प्रिस्टले ने इसका नाम क्या रखा था, तो क्षारीय वायु रखा था, उसका नाम क्या रखा, क्षारीय वायु। और पूछा जाता है दोस्तों कि अमोनिया किस विधि द्वारा बनाया जाता है, तो याद रखेंगे हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाया जाता है। अमोनिया की संरचना टेट्राहाइड्रल एवं आकृति पिरामिल होता है। नाइट्रिक अम्ल एक भास्मिक अम्ल है और ये भी आप लोग याद रखेंगे कि यह एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है दोस्तों, अमोनिया एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ये सब बातें आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, प्रश्न नंबर 3 लेते हैं आपके सामने। एक बार दोस्त देखिए, आप लोग ईमानदारी से दोस्तों अपना आंसर लगाते रहें, ठीक है, और जो चैप्टर आपका कमज़ोर है आप लोग उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक है भाई। जो चैप्टर आपका कमज़ोर है एक बार पढ़ने का प्रयास करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हमसे पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे प्यारे साथियों, तो मैं पूरा का पूरा चैप्टर ही विधिवत तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँगा, ताकि पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आपसे ना छूटे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है। पुरुष में प्राथमिक जो यौन अंग होता है वह क्या होता है दोस्तों, बताइए क्या होता है। यहाँ पर वृषण है दोस्तों, ठीक है, ये वृषण है। चलिए क्या बोला है, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है, क्या प्रोस्टेट होता है, क्या प्रोस्टेट होता है, वृषण होता है, वास फेडरेंस होता है, वीर्यपुटिका होती है। तो बताइए क्या होता है, तो पुरुष में क्या होता है, वृषण होता है। वृषण क्या होता है दोस्तों, पुरुष में वृषण होते हैं। और कितने वृषण होते हैं, तो 2 वृषण होते हैं दोस्तों, 2 वृषण होते हैं। कितने वृषण होते हैं, 2 वृषण होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वृषण। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है, तो वृषण होता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। वृषण कितने होते हैं, 2 होते हैं। अच्छा एक बात आप लोग जरा कमेंट करके बताएंगे कि वीर्य का निर्माण कहाँ होता है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, शुक्राणु का निर्माण बताइए कहाँ होता है, शुक्राणु कहाँ बनते हैं, आप लोग कमेंट करके बताएंगे शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है प्यारे साथियों, बताएंगे सभी दोस्त शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। देखिए पुरुष में प्राथमिक यौन अंग क्या होता है, वृषण होता है। वृषण नर जनन अंग है। वृषण शरीर के बाहर स्क्रोहल कोश में उपस्थित होता है। वृषण जो होता है दोस्तों वह शरीर से बाहर होता है, किस कोश में होता है, तो वृषण कोश होता है, जिसको हम स्क्रोहल कोश भी कहते हैं, उसी में यह रहता है। इसके अंदर अंतराली सेलों या लीडिंग सेलों के नर हार्मोन स्रावित होते हैं, जिन्हें एंड्रोजन कहते हैं। अब देखिए एंड्रोजन जो होता है वह पुरुष हार्मोन है, ठीक है। सबसे प्रमुख एंड्रोजन हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। जो सबसे प्रमुख एंड्रोजन हार्मोन होते हैं उसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। देखिए वृषण को इंग्लिश में टेस्टरीन कहते हैं, तो उसी से बन गया टेस्टोस्टेरोन।
ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे टेस्टोस्टेरोन जो होता है वह पुरुष हार्मोन होता है, इस बात को याद रखेंगे। यह हार्मोन पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन को एवं यौन आचार को प्रेरित करता है। ये सब बातें आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं आपके सामने। अगला प्रश्न यहाँ पर है आपके स्क्रीन पर। चलिए बताइए कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। निर्वात में प्यारे साथियों प्रकाश का वेग कितना होता है। तो निर्वात में दोस्तों प्रकाश का वेग क्या होता है, तो याद रखेंगे 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है, वेग होती है, वह क्या होती है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। ये सभी दोस्तों घात हैं, ठीक है, ये सभी घात हैं। ये 7 क्या है, घात है, यह 8 घात है, सभी घात हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें बताएंगे एक बार, क्या इसमें कोई दिक्कत आपको। चलिए अब देखिए थोड़ा सा इसमें कुछ और बातें सीखते हैं। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने ज्ञात किया था, तो ये भी बहुत पेपर में पूछा जाता है कि प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने किया था, तो बताएंगे रोमर ने किया था। किसने किया था दोस्तों, रोमर ने किया था। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड का समय लगता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश कितने समय में आती है, तो 1.28 सेकेंड में। और प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8.19 मिनट का समय लगता है। ठीक है, लगभग जानते हैं जो सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर आता है उसको 500 सेकेंड लगता है। कितना सेकेंड, 500 सेकेंड लगता है, लगभग यही आ जाता है इसका आंसर। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रख लेंगे दोस्तों। चलिएगा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए ... क्या हो जाएगी इसमें, धातु ए ... क्या हो जाएगा दोस्तों। तो क्या होगा इसमें, बी की तुलना में अधिक क्रियाशील होगा। क्या बोला गया है, यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करते हैं। यहाँ पर क्या है, इसमें एक घोल है, इसमें 2 धातु है, ए है और बी है। क्लियर है, जब धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करेगा, यानी धातु 2 इसमें धातु हैं, धातु ए है और धातु बी है। ए वाला क्या कर रहा है, बी वाले को ढकेल के बाहर कर रहा है, यानी उसको निकाल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि बी की तुलना में अधिक क्रियाशील है। कौन, धातु ए। भैया 2 लोग जब झगड़ा करेंगे, 2 लोग झगड़ा करिएगा, तो 2 लोग झगड़ा करेंगे जब आप, तो ये बताइए, अब एक ए जो है इसको मार रहा है, यह ए है और ये कौन है, बी है। अब ए वाला बी वाले को मार रहा है, एक मतलब क्या हुआ कि ए वाले के पास ज़्यादा ताकत है, यही हुआ ना। इसका मतलब ए वाले के पास ज़्यादा ताकत है, यानी ज़्यादा ताकत होने का मतलब वो ज़्यादा क्रियाशील है, किसके तुलना में, बी की तुलना में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या होता है, लिथियम होता है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या होती है, लिथियम होती है। और लिथियम है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और यहाँ पर लेड, ये आदि ये क्या है, अभिक्रियाशील धातु होती हैं। ये सब क्या है, ये सभी के सभी दोस्तों अभिक्रियाशील धातु है। इस बात को आप लोग नोट कर लेंगे। सोना चांदी से अधिक अभिक्रियाशील धातु है। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील क्या होती है, सोना। ठीक है, सोना जो है दोस्तों वह चांदी की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होती है। ठीक है, सोना चांदी की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होती है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। चलिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है, संक्रमण तत्व क्या होते हैं। संक्रमण तत्व क्या होते हैं दोस्तों। अच्छा, संक्रमण तत्व की बात करते हैं तो संक्रमण तत्व क्या होता है, पहले आप इसको नोट कर लेंगे। क्या होता है संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व
देखिएगा, संक्रमण तत्व क्या होता है, वह तत्व जिनके दो सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं, वह तत्व जिनके, चला एकदम से लिखते रहें आप, ठीक है, वह तत्व जिनके दो बाहरी सेल कहिए चाहे कक्षा कहिए, बाहरी कक्षा क्या हो, अधूरे होते हैं। एकदम से दोस्तों आप लिखते रहें, अधूरे होते हैं, ठीक। चलिए, अच्छा, वह तत्व है संक्रमण तत्व जिनके दो बाहरी कक्षा अधूरे होते हैं, नहीं भरते हैं। तो देखिए, अब देखिए इसमें कौन सा मिल रहा है, वह तत्व जिनके 3 बाहरी सेल अधूरे होते हैं, 3 नहीं, कितने, 2। यह ऑप्शन तो गलत है भैया, यह ऑप्शन तो भैया बिल्कुल क्या है, गलत है। वह तत्व जिनमें धातु और गैर धातु दोनों के गुण होते हैं, नहीं। इनमें सबसे बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं। वह तत्व जिनके दो सबसे बाहरी सेल क्या होते हैं, अधूरे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए, यहाँ से पीरियाडिक टेबल से समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, यह एस ब्लॉक होता है, यह पी ब्लॉक होता है, और यह डी ब्लॉक होता है, और यह होता है दोस्तों एफ ब्लॉक, नीचे वाला एफ ब्लॉक, एस पी डी एफ होता है। जो डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण धातु कहते हैं। ये जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, यहाँ से लेकर, एक बार हम पेन का कलर चेंज करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डी ब्लॉक के तत्व हैं। इसमें जितने भी धातु हैं उसको क्या कहते हैं, संक्रमण धातु बोलते हैं। कौन सा धातु बोलते हैं, संक्रमण धातु। वर्ग 3 से वर्ग 12 के 38 तत्व। देखिए, यहाँ पर जब आप ऐसे चलते हैं, पीरियाडिक टेबल में जब ऐसे चलते हैं तो इसको हम आवर्त करते हैं, और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, वर्ग कहते हैं। क्या है कि वर्ग 3 से, यह पहला वर्ग है, ये दूसरा और यह तीसरा। वर्ग 3 से यह तीसरा वर्ग है, और यहाँ 12, 3 से लेकर 12 जो वर्ग के तत्व हैं, कुल इसमें 38 तत्व हैं। ये सभी के सभी क्या हैं, संक्रमण धातु हैं। क्लियर है, ये सभी की सभी क्या है दोस्तों, संक्रमण धातु हैं। ये सब बातें आप लोग याद रखेंगे। इसको एस ब्लॉक बोलते हैं, इसको पी, इसको डी और इसको एफ बोला जाता है, ठीक है। चलिएगा, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 है। एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। एक बार दोस्त सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए, क्या बोला गया है, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और किसका संयोजन होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा जो होती है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोजन होता है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है दोस्तों, संयोजन होता है। कौन सा ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, कुछ ऊर्जा परिवर्तन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। एक डायनमो होता है, डायनमो जो जनरेटर होता है प्यारे साथियों, उसके आगे कुछ इस प्रकार से लगा होता है, जहाँ से लाइन विद्युत बनता है, वो डायनमो उसको बोलते हैं। यहाँ पर बॉक्स होता है और इसी से वायर निकाला जाता है, ठीक है। तो ये जो डायनमो होता है प्यारे साथियों, यहाँ पर जनरेटर होता है, इसे लगा होता है। तो डायनमो क्या करता है, इस जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा हो गया, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा हो गया, क्योंकि जनरेटर को हमने 100 से स्टार्ट किया, यांत्रिक ऊर्जा हो गया। अब ये क्या करता है, डायनमो को नचाकर इससे विद्युत बनाता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। डायनमो क्या करता है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है, बदलता है।
विद्युत मोटर दोस्तों आप लोग देखे हैं, विद्युत मोटर, अरे वो जो मोटर होता है दोस्त, अरे ये जो अब पंखा का हवा खाते हैं ना, पंखा का जो हवा खाते हैं वो भी तो विद्युत मोटर है। वो क्या करता है, आपने लाइन दिया उसको चलना शुरू हो गया, उसके बाद वो क्या कर रहा है, चल रहा है, यानी कि आपने विद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट किया है, यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर क्या करता है, वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, बदल देता है। ऊर्जा का कमी क्षय नहीं होता, केवल रूप बदलता है। देखिए ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, वह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण स्थिर होता है। ये सब बातें हैं दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्त आपकी स्क्रीन पर, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्त बताइए। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। बताइए दोस्तों, विचारों का संग्रह किसमें होता है मनुष्य के मस्तिष्क में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क। कौन सी मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। दोस्तों विचारों का संग्रह किसमें होता है, अग्र मस्तिष्क में होता है। देखिए मस्तिष्क का 3 मुख्य भाग है, एक है अग्र मस्तिष्क, एक है मध्य मस्तिष्क और एक है दोस्तों पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को प्रमस्तिष्क के नाम से जानते हैं और डाइएनसेफलन कहते हैं इसी को। किसको, अग्र मस्तिष्क को प्रमस्तिष्क भी कहते हैं और डाइएनसेफलन भी कहते हैं। प्रमस्तिष्क का सबसे बड़ा, प्रमस्तिष्क जो होता है दोस्तों वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। तो ये भी याद रखिएगा कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क कहलाता है। प्रमस्तिष्क किसमें क्या क्या करता है, चिंतन, स्मरण, प्रेरणा, प्रेम, घृणा, भय, हर्ष, कष्ट का एक केंद्र है दोस्तों प्रमस्तिष्क, जिसको अग्र मस्तिष्क भी कहते हैं। ठीक है, ये सब बातें आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों। कोई दिक्कत तो नहीं ना आपको आ रही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, ये कह रहा है कि जब मैग्नीशियम रिबन को, Mg मैग्नीशियम का फार्मूला होता है, प्रतीक होता है। मैग्नीशियम रिबन को जब आप हवा के संपर्क में जलाएंगे यानी ऑक्सीजन के संपर्क में जलाइएगा दोस्तों, तो क्या बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा, ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा दोस्तों। ठीक है, यह मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब एक चीज जरा बताइएगा, समीकरण को संतुलित करना आप पढ़े होंगे दोस्तों। क्या इस समीकरण संतुलित है, क्या यह समीकरण संतुलित है। तो संतुलित कैसे पहचान करिएगा, यहाँ पर देखिए दोस्त, आप देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर कितना है, 1 है। संतुलित नहीं है तो 2 ऑक्सीजन बनाने के लिए 2 से यहाँ पर गुना कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर Mg कितना है, 1 है, यहाँ पर Mg कितना हो गया, 2 हो गया। ये तो गलत बात है, Mg 2 इधर भी होना चाहिए, तो यहाँ से 2 से गुना कर देंगे। क्योंकि देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको अभिकारक बोलते हैं। यह अभिकारक है और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं उत्पाद। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान हमेशा बराबर होंगे, तो जितना इधर होगा उतना इधर होगा। ठीक है, यह नहीं बदलता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, समीकरण को संतुलित करते हैं। तो जब भी आप मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा दोस्तों। मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। देखिए सी वाला ऑप्शन बी के स्थान पर आ गया है, कोई बात नहीं है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बताइएगा दोस्तों एक बार सभी लोग। चलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करते हैं अगर हम दोस्तों,
तो यहाँ पर देखिएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशिया कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? मैग्नीशिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह हल्के श्वेत रंग का चूर्ण होता है। जब भी आप मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे हवा के संपर्क में एक सफ़ेद सी ज्वाला निकलेगी। कैसी ज्वाला? सफ़ेद ज्वाला निकलता है दोस्तों, सफ़ेद ज्वाला निकलता है। तो ये सब बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो कि डायरेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं, वन लाइनर में, ऑब्जेक्टिव में। ठीक है। यह जल में बहुत कम घुलनशील होता है। यह प्रतिदीप्त प्रकाश उत्पन्न करता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड होता है दोस्तों, MgOH, यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। इसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? क्या बोला गया है, एक बार फिर से समझिए। देखिए, महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा, महासागर में बहुत सारे शैवाल हैं, किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? बताइए, जब बहुत सारे शैवाल हैं तो क्या चीज उत्पन्न हो सकता है? बताइए आप लोग। तो यहाँ से कौन सी गैस उत्पन्न होगी? तो याद रखिएगा, मीथेन गैस निकलता है। ठीक है, मीथेन गैस। मीथेन गैस को ही, इस मीथेन गैस का जो प्रतीक की बात करते हैं, सूत्र की बात करते हैं, फार्मूला की बात करते हैं, रासायनिक फार्मूला, यह होता है CH4 होता है। ठीक है, CH4 होता है। और इसी मीथेन गैस को ही मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। मीथेन गैस को ही मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? मीथेन है। धान के खेत से प्यारे साथियों कौन सी गैस निकलती है? बताइए। धान की जो खेत होती है, अभी धान का खेती किया गया है, कटने वाला है, कुछ कट भी रहा है, तो धान की खेत से कौन सा गैस निकलता है? आप लोग बताएंगे कमेंट करके। चलिए कुछ बातें इसमें सीखते हैं, समझते हैं। देखिएगा यहाँ पर, मीथेन एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है। यह एक कार्बनिक गैस है। कैसी गैस है? जहाँ पर कार्बन आ गया वह कार्बनिक गैस कहलाएगा। इसे मार्स गैस भी कहते हैं। लैब में मीथेन सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से व्यापारिक स्तर पर मीथेन प्राप्त किया जाता है। मीथेन की प्रकृति समचतुष्फलकी होती है। मीथेन की प्रकृति कैसी होती है? तो समचतुष्फलकी होती है। शैवालों का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। सफाई होता है प्यारे साथियों, सफाई। एक होता है कमाई। देखिए, स से शैवाल, फाई से हो जाएगा फाइकोलॉजी, क से कवक, माई से माइकोलॉजी, यानी शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। ये सब ट्रिक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। शैवाल पृथ्वी पर ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है। जो शैवाल होता है वो पृथ्वी पर ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत होता है। अब आप कहेंगे भैया शैवाल का होता है। देखिए, शैवाल कुछ अलग चीज़ नहीं होता है। आपके घर पर पाइप तो होगा ही, हैंड पाइप, वहाँ पर देखेंगे काई लग जाता है। काई हरा हरा होता है, जड़ तना पत्ती नहीं होती है उसमें, काई में, उसी को शैवाल कहते हैं। कभी कभी बारिश के मौसम में दीवार पर भी काई लग जाते हैं, हरा हरा होता है प्यारे साथियों, वही शैवाल होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था? बताइए, न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था? तो किस शाखा का आविष्कार किया गया था? गणना शाखा का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? एक मिश्र धातु दोस्तों किसका एक उदाहरण होता है? जो मिश्र धातु होती है वह किसका उदाहरण होता है?
तो वह दोस्तों ठोस विलयन का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है दोस्तों, बताइए सबसे कम परमाणु द्रव्यमान किसका होता है? अब देखिए नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान दोस्तों कितना होता है? लगभग यह यहाँ पर 14 होता है। देखिए परमाणु क्रमांक की नाइट्रोजन का क्या होता है? 7 होता है। लगभग इसका 2 गुना द्रव्यमान होता है, लगभग होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो इसका द्रव्यमान संख्या 1 से प्लस होगा थोड़ा सा। लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम का क्या होता है? 3 होता है परमाणु क्रमांक, तो 3 दूना 6 कर दीजिए, लगभग 6 या 7 के करीब में इसका परमाणु द्रव्यमान होता है। हीलियम की बात करते हैं, हीलियम का कितना होता है दोस्तों? हीलियम का यहाँ पर कितना होता है बताइए एक बार। हीलियम का दोस्तों 2 होता है। ठीक है, हीलियम का 2 होता है, तो लगभग यहाँ पर 4 के आसपास यहाँ पर इसका परमाणु द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पर पूछा सबसे कम किसका परमाणु द्रव्यमान संख्या है? सबसे कम किसका है? तो हाइड्रोजन का है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ तत्व दिए गए हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का संकेत H होता है, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, और परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं तो 1.008 के आसपास होता है। हीलियम इसका प्रतीक क्या होता है? संकेत He, परमाणु संख्या 2 होता है, द्रव्यमान इसका 2 गुना लगभग 4.003 होता है। लिथियम का Li होता है इसका संकेत, इसका परमाणु संख्या क्या होता है? 3 होता है, और द्रव्यमान संख्या लगभग 7 के आसपास होता है, मतलब 3 का 2 गुना 6.940 होता है। यहीं पर आप नाइट्रोजन का याद रखेंगे, संकेत N होता है, परमाणु संख्या क्या होता है? 7 होता है, 7 दूनी 14, लगभग 14 के आसपास क्या होता है? इसका द्रव्यमान संख्या होता है। ठीक है भाई, बेरिलियम की बात करते हैं, संकेत इसका Be होता है, 4 होता है दोस्तों इसका परमाणु संख्या, और 4 दूनी 8 यानी 9.013 इसका क्या होता है? इसका परमाणु द्रव्यमान होता है। बोरान की बात करें प्यारे साथियों, बोरान का 5 होता है, संकेत इसका बी है, और 10.82 इसका द्रव्यमान संख्या होता है। कार्बन का 6, इसका 2 गुना करेंगे 12 द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये सब चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगला प्रश्न लेते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। कहा गया है कि विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? विद्युत आवेश जो होता है दोस्तों, विद्युत आवेश यानी Q, इसका एसआई इकाई क्या होती है? एसआई इकाई क्या होती है? आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवेश का एसआई मात्रक दोस्तों कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब, कहीं कहीं कूलाम्ब मिलता है। ठीक है, तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम्ब होता है। ये सब बातें आप लोग याद रखिएगा। चलिए कुछ और चीज़ें इसमें समझते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर एक साइड में क्या है? भौतिक राशियाँ हैं, एक साइड में इसका मात्रक है, और कौन सा मात्रक है? एसआई मात्रक है। ठीक है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, रेजिस्टेंस का ओम होता है, और तलीय कोण का रेडियन होता है, चुंबकीय तीव्रता का टेस्ला होता है, चुंबकीय प्रेरणा का गाउस होता है, ठोस कोण का स्टेरेडियन होता है, और पराध्वनिक गति का क्या होता है दोस्तों? मैक होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, क्या बोला गया है इस प्रश्न में? इस प्रश्न में कहा गया है भैया कि तापीय अपघटन के दौरान अमोनिया नाइट्रेट उत्पन्न करता है। तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। क्या चीज उत्पन्न करता है दोस्तों? बताइए क्या उत्पन्न करता है? तो यह उत्पन्न करता है N2O और H2O। क्या उत्पन्न करता है दोस्तों? N2O नाइट्रस ऑक्साइड और H2O जल, ये दो चीज उत्पन्न करता है।
इसको आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिएगा अगला प्रश्न लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर चमकदार वस्तु है। एक गैर चमकदार वस्तु कौन सी है। गैर चमकदार का मतलब हुआ कि जो अपने से ना चमकता हो, जो अपने से ना चमकता हो, जो दूसरे की सहायता से चमकता है उसको गैर चमकदार बोलेंगे। यानी जो अपने से नहीं चमकता हो गैर चमकदार है। जुगनू आप लोग रात में देखे होंगे, जुग्गी होती हैं और रात में उगलती हैं, जलती हैं, मतलब चमकती हैं। ठीक है, तो जुगनू तो अपने ही प्रकाश से चमकती हैं। ठीक है, ये पूछा कौन गैर चमकदार वस्तु है। ये तो गैर चमकदार वस्तु नहीं है, यह चमकदार वस्तु है। जलती हुई मोमबत्ती चमकती है, ये भी चमकदार हो जाएगा। लेकिन चांद की बात करते हैं दोस्तों, चांद खुद के प्रकाश से नहीं चमकता है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो गैर चमकदार वस्तु क्या हो जाएगी इसमें, चांद हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, चांद। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें बताना है कि ऐसा कौन सा कथन है जो क्या है, गलत है। बताइए। कहा है कि ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है। भाई ठोस पदार्थ है तो इसका आकार अनिश्चित होगा, इसका तो आकार निश्चित होगा। यही क्या है, गलत है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बाकी ठोस पदार्थों का आयतन निश्चित होता है, बात सही है। ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, ये भी सही है। ठोस पदार्थ लगभग असंपीडनीय होता है, मतलब उसको दबाया नहीं जा सकता है, लगभग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी सही बात है। पूछा कौन सा कथन गलत है, तो ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है, यह बात क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18 पर। पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर है। बताइए किसके बराबर है। भाई देखिए क्या है, यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे जरा। देखिए यह पृथ्वी है, यह क्या है दोस्तों, यह पृथ्वी है। अब पृथ्वी का चक्कर लगाएगी कौन, चंद्रमा। यह है क्या, चंद्रमा है। जब पृथ्वी की चक्कर चंद्रमा लगाएगी तो होगा क्या, अब यहाँ से चक्कर लगाते हुए ऐसे चल रही है इधर। ठीक है, इधर चक्कर लगा रही है, ऐसे चक्कर लगा रही है। ध्यान से समझिएगा, ये पृथ्वी क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। अगर हम बात करें कि इसमें कौन सी गति हो रही है, ठीक है, इसमें कौन सी गति हो रही है, यहाँ पर पृथ्वी का केंद्र है, यहाँ से ये त्रिज्या पर काम कर रही है, यहाँ पर इसका रेडियस होगा, त्रिज्या हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम वृत्तीय गति। कौन सी गति कहेंगे, वृत्तीय गति। अब होगा क्या, हर बार चंद्रमा यहाँ पर है, हर बार क्या होगा कि इस त्रिज्या की लंबवत होगी। क्या होगी दोस्तों, लंबवत होगी। लंबवत होने का मतलब क्या होगा कि लंबवत जब होगा तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 90 अंश का मान होगा। थीटा क्या होगा, 90 होगा। थीटा क्या होगा, 90 होगा। यहाँ पर क्या पूछा है, W बराबर होता है एफ एस कास्ट थीटा। क्या होता है, W बराबर होता है एफ एस कास्ट थीटा। ठीक है, एफ एस कास्ट थीटा। अब आप देखिएगा यहाँ पर, आप जरा देखेंगे क्या होता है, W बराबर एफ एस कास्ट थीटा होता है। ठीक है, कास्ट थीटा। अभी आप यहाँ पर थीटा का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, 0 डिग्री। अब कास्ट 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। सॉरी थीटा का मान क्या रखेंगे, 90 रखेंगे। तो काश 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। अगर एफ एस कुछ भी हो, अगर 0 का गुना करेंगे तो सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, अर्थात शून्य हो जाएगा। तो कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो जब भी यहाँ पर पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो यहाँ पर शून्य हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, शून्य होगा। क्योंकि क्या करेंगे आप, यहाँ पर एफ एस
cos 90 डिग्री रखेंगे। तो cos 90 का मान क्या होता है 0, तो इस 0 का जब गुना करेंगे सभी क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, W का मान भी क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। तो कार्य बिल्कुल शून्य होगा दोस्तों, ठीक है, कार्य क्या हो जाएगा बिल्कुल शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 19 देखिए, कह रहा है कि BaCl2, यहाँ पर Cl2 नीचे है 2 के 2.08 ग्राम और अतिरिक्त तनु H2SO4 के जलीय विलयन का मिश्रित करने पर निर्मित होने वाली BaSO4 का मात्रा कितनी होगी। सब परमाणु भार दिया है, सबका परमाणु भार यहाँ पर दे रखा है, ठीक है भाई, परमाणु भार यहाँ पर दोस्तों दिया गया है। चलिए यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे आप। यहाँ से देखिए BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स क्या बनेगा यहाँ पर BaSO4 प्लस 2HCl बनेगा दोस्तों, क्लियर है। देखिएगा यहाँ पर, अब आगे जरा समझेंगे। यहाँ पर इसका निकाल लीजिए द्रव्यमान, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर परमाणु भार यहाँ पर दिया, सबका परमाणु भार निकाल लीजिए। यहाँ पर BaCl2, Ba का क्या दिया है यहाँ पर 37 दिया है, देखिए यहाँ पर Ba का क्या 137 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 137, ठीक, प्लस क्लोरीन का कितना दिया है, तो क्लोरीन का दोस्तों यहाँ पर 35.5 दिया है, तो इसका 2 गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 है, 2 मूल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 35 दूना 70 और 1 71 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है भाई, 71 हो जाएगा। कोनो दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 1 8 7 3 10 1 1 2 208 ग्राम यहाँ से हो जाएगा। H2SO4 का निकाल लीजिए, द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा, H2SO4 का सॉरी दोस्तों, यहाँ पर इसका निकल गया, BaCl2 का निकल गया, तो आप निकाल लीजिए यहाँ पर किसका निकाल लीजिए भैया, यहाँ से हम निकाल लीजिए BaSO4 का, किसका निकाल लीजिए यहाँ पर BaSO4 का। यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए, इसका तो 137 होगा Ba का, प्लस सल्फर का क्या दे रखा है यहाँ पर, तो सल्फर का यहाँ पर 32 दिया है, तो यहाँ पर 32 लिखा जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का क्या है, तो ऑक्सीजन का यहाँ पर 16 है, 4 से गुना कर देंगे, 16 चौको 64 हो जाएगा, 7 2 9 4 13 के 3 हासिल का 1 और 3 3 6 6 12 1 13 के 3 हासिल का 1 1 1 2 हो जाएगा, यानी 233 ग्राम हो जाएगा, 233 ग्राम, क्लियर है। अब देखिए 208 ग्राम BaCl2 से 233 ग्राम BaSO4 बनता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से हमें कितना बनाना है, हमें 2.08 ग्राम की बात किया गया यहाँ पर, तो 2.08 ग्राम से कितना बनेगा, मतलब हम कह सकते हैं कि 208 ग्राम से कितना बनता है, 233 ग्राम बन रहा है, ठीक है। तो हमें किससे बनाना है, 2.08 ग्राम से कितना बनेगा, तो 233 बटे 208 गुना 2.08, ठीक हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है।
देखिए 208 से कैंसिल, 100 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 2.33 ग्राम, 2 कितना 33 ग्राम, ठीक है। यानी 2.33 ग्राम BaSO4 बनता है। क्लियर है, 2.33 ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, 2.33 ग्राम। क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि यह सवाल आपको समझ में आए हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं आपके सामने। अगला है, वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। जो वाहन होते हैं उनके हेडलाइट में दर्पण का प्रयोग करते हैं। आप लोग देखे होंगे जो हेडलाइट होता है दोस्तों, जो मेन लाइट बढ़ता है जलता है, उसमें कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है बताइए। तो उसमें दोस्तों प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का। किसका, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण क्या कहलाती है, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। गाड़ी में चालक की सीट के पीछे, जो सीट है उसके पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जो साइड मिरर होता है उसमें कौन सा दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण होता है। सोडियम परावर्तक लैंप उत्तल दर्पण के होते हैं। और जो दाढ़ी बनाने वाला जो होता है दर्पण, उसमें कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए मतलब हजामत वाला जो होता है, हजामत के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है, तो ये सब बातें आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। हम लोगों ने 20 प्रश्न यहाँ पर प्रैक्टिस किए हैं और आपने पूरा वीडियो देखा है दोस्तों। मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि आपको हर चीज़ें समझ में आई हैं, ठीक है। आपका स्कोर क्या रहा 20 में से, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा, ठीक है। और जितने भी सीरीज मैं ला रहा हूँ सभी बेहद इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के हैं, चाहे मैथ हो या साइंस हो, सभी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो हर एक सीरीज, हर एक सेट आपको देखने हैं, ठीक है। तो चलिए हम आज यहीं तक यहाँ पर रखते हैं, फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।